हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो। तो यहाँ हम जो है शॉर्ट में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो आपके मतलब कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो आपको याद होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे इनकी मृत्यु पूछा जाए तो दिसंबर 1926 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनका निधन कब हुआ, तो दिसंबर 1956 में, याद रहेगा आपको। इनकी कई पुस्तकें हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म। उसी तरह से इनका एक और इम्पोर्टेंट बुक है द अनटचेबल्स, हु आर दे है। उसके बाद हु आर शुद्राज है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस तरह से इनके इंपॉर्टेंट कुछ रचना है। उसके बाद है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, तो ये जो पूछा जाएगा कि ये जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह भाषण है। क्या है, तो भाषण है। तो एक तरह से ऐसे तो मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण का जो इनका अंश है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, वो उसी का मतलब यह अंश है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एलिहेशन मतलब होता है मतलब उसका खात्मा करना। अंग्रेजी का शब्द है एनहिलेशन, जिसका मतलब होता है समाप्ति, एक्सटर्मिनेशन, जिसको साइनोनिम्स भी हो जाएगा एक्सटर्मिनेशन, समाप्ति करना, खात्मा करना। तो पूछा जाएगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट के रचनाकार कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललई सिंह यादव ने किया। और मतलब इसी से जो है हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण लिया गया है। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा ये आपका लेसन है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम एक जगह कर देने का कोशिश किया। उसके बाद है नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है 20 के दांत। तो 20 के दांत का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को पटना के भद्रघाट में हुआ था। वो जो थे भोजपुरी भाषी थे। ठीक है, मतलब इनकी मातृभाषा मुख्य रूप से भोजपुरी थी। इनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा था, माता का नाम माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, रत्नावती शर्मा। ठीक है, और इनकी रचना जो है 20 की दांत है। पूछा जाएगा कि 20 की दांत में कार का रंग कैसा था, तो काला रंग था। ठीक था, काली रंग की कार थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। ये तो आपको मालूम होगा, सेन साहब की 5 बेटी थी, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये तो आपको ध्यान में होगा। इनका नाम भी रख लेंगे, 5 बेटी का ध्यान में नाम। उनके बेटा का नाम क्या था, कासू था। उनके गाड़ी का ड्राइवर कौन था, सोफर। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि इनके फैक्ट्री में किरानी कौन था, गिरधर लाल की बेटा का नाम क्या था, मदन। और मदन नहीं जो था कासू, मतलब खोखा के 2 दांत को तोड़ डाले थे। उसके बाद पूछा जाए कि 20 के दांत में जो सेन साहब है उनकी बेटियों का नाम बताएं, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, पूछा जा सकता है, अब ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम तीसरा लेसन पर आ जाते हैं, भारत से हम क्या सीखें। तो इसके लेखक आप जान रहे हैं कि मैक्स मुलर साहब हैं, और इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मुलर था। ठीक है, और 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ये 2019 में हमारे टाइम में आया था कि मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन कितने वर्ष की उम्र में शुरू किया, तो 18 साल की उम्र में। और इनके अनुसार जो है सच्चे दृष्टि में कहा जाए तो मतलब भारत का दर्शन गाँव में होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चे अर्थों में भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में। यहाँ देखिए पॉइंट भी लिखा हुआ है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गाँव में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा गया था 2018 में कि शाहनामा का रचना काल क्या है, तो 10वीं 11वीं सदी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी।
ठीक है। बुक से ही आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कई समझते हैं कि मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट बुक से ही मतलब क्वेश्चन रहता है, तो बीच के पॉइंट को ही हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आप बुक को ध्यान में रखकर यहाँ से पढ़ सकें। ठीक है, इधर जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके द्वारा जो ये जो पूछा जाएगा कि ये जो भारत से हम क्या सीखें वह क्या है, पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखें एक क्या है, तो ये भारत से लिखित भारत से हम क्या सीखें, यह एक तरह से भाषण ही है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से यह जो है भाषण ही है। भारत से हम क्या सीखें यह एक प्रकार की भाषण ही है। और वो जो खोखा वाला था मतलब 20 के दांत वह कहानी था। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है तो एक ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। लेखक के अनुसार नाखून इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये पशुता का प्रतीक हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि तुम वही लाख हजार वर्ष पहले वाले नख दंताव लंबी जीभ हो जिसके सहारे तुम जो है शिकार किया करते थे। तुम्हारे दांत और नाखून ही अस्त्र और शस्त्र थे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दक्षिण के लोग जो थे छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे, और गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग, और दाक्षिणात के लोग माने दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। सिक्तक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर झाँको, बाहर नहीं भीतर की ओर झाँको, तो महात्मा गांधी ने। इसमें बूढ़ा कह के उनका चर्चा किया गया है, तो वही थे। फिर कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो ये कालिदास साहब का कहना था। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका गुणाकर मूल्य हो गया, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया नागरी लिपि। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या बोलते हैं, नंदी नागरी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। ठीक है, और 2009 में इनकी मौत हो गई थी। दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती है, नंदी नागरी। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी है बहादुर। बहादुर क्या है तो कहानी है। बहादुर जो है एक आपका कहानी है। इसके लेखक अमरकांत है, जिनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बहादुर पर कितने रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया चुराने का जो है इनके रिश्तेदार ने इन पर बहादुर पर इल्ज़ाम लगाया था। बहादुर नेपाल से भाग कर के आया था अपनी माँ की पिटाई के कारण, क्योंकि इनकी माँ ने भैंस चराने के लिए दिया मतलब बहादुर को, तो बहादुर ने भैंस को काफ़ी पीटा और उसी के चलते जो है वह भाग के आ गया। ठीक है, उनके पूछा जाए कि अमरकांत के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो किशोर था। ठीक है, अमरकांत के बड़े बेटे का नाम किशोर था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। पूछा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, उचगांव सानी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, तो एक आलोचक हैं रामविलास शर्मा। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज के द्वारा, इसमें पर ही चर्चा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसमें इन्हीं की एक शिष्या है रसीम वाजपेयी, जो इनसे साक्षात्कार लेती है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, शुक्रवार के दिन, बसंत पंचमी के दिन पहले, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा नौबत खाने में रोन अभिनयों के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, और इनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। इनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। ठीक है, अभिनयों किस नदी के किनारे है, रोन नदी के किनारे, दक्षिणी फ्रांस में बसा हुआ एक पुराना शहर है। ठीक है, विल्नोव क्या है, एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अभिनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या था? तो ल मादामोजेल द अभिनियो, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपका हो गया मछली कहानी के लेखक हो गए विनोद कुमार शुक्ल। झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3 मछलियां, ये आपको ध्यान में होगा। भग्गू जो नौकर था, मछली उछली काटता था, वही। उसके बाद आपका आगे यतेंद्र मिश्र, इनके द्वारा लिखित रचना है नौबत खाने में इबादत, जिसमें बिस्मिल्लाह खां पर चर्चा की गई है, जो कि महान शहनाई वादक हुए हमारे भारत के, और ये बिहार के ही डुमराव में जन्मे थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इनका जन्म 1916 ईस्वी में बिहार के डुमराव में हुआ था। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ठीक है, अब 5 साल की उम्र से ही जो है 5-6 साल मतलब घर पर रह के डुमराव में, फिर अपने नाना के यहाँ काशी में चल गए, और वहीं शहनाई धीरे धीरे अपने मामा और नाना से सीखे, और एक महान शहनाई वादक के रूप में भारत में प्रसिद्ध हुए। इनको भारत रत्न भी जो है दिया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद आपका आ जाते हैं, ये लगभग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ शिक्षा और संस्कृति है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में, तो आप सबको मालूम होगा। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था, और इन्होंने हरिजन पत्रिका निकाला, यंग इंडिया पत्रिका निकाला, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब इनका जो है पुस्तक है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतना से आपका ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प मिलेगा कल के एग्जामिनेशन में। और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को वहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो इसको आप देखें, और आगे भी हम अच्छा और कोशिश करेंगे, चूँकि टाइम कम रहता है दोस्तों, इसी वजह से मैं ऐसा जल्दबाजी में थोड़ा कर देता हूँ। आगे से मैं और अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।